नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है दो जनसंख्या माध्य टू पॉपुलेशन मीन की समानता के परीक्षण के लिए दो नमूना जेट परीक्षण हम कैसे करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? दो जनसंख्या माध्य की समानता का परीक्षण, यानी कि टू सैंपल जेट टेस्ट फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन। देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में। पहले वाले उदाहरण में क्या था कि पहले वाले में था कि सिर्फ एक ही जो जनसंख्या थी उसी का हम जनसंख्या माध्य, यानी कि हमने एवरेज हाइट जो निकाली थी, हम हाइट जो नाप रहे थे वो एक ही पॉपुलेशन का था। अब हमारे पास में दो पॉपुलेशन है, उन दोनों के एवरेज हाइट, सपोज इनकी एवरेज हाइट आती है 180 सेंटीमीटर, इनकी आती है 160 सेंटीमीटर का जो जनसंख्या माध्य है दोनों का। अब इन दोनों का हम देखेंगे कि क्या ये दोनों का जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या फिर वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दो जनसंख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी शून्य परिकल्पना बनेगी वो क्या बनेगी? म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2, यानी कि पहले वाले जनसंख्या का जो जनसंख्या माध्य है म्यू 1 इक्वल टू जो दूसरे वाला जनसंख्या है उसका जो माध्य है। ठीक है, म्यू 2 क्या है यहाँ पे? दूसरे वाले जनसंख्या का जनसंख्या माध्य। पहले वाला जो एग्जाम्पल था एक नमूना जेट टेस्ट, उसमें हमारी परिकल्पना क्या बन रही थी? उसमें हमारी परिकल्पना बन रही थी H0 इज म्यू इक्वल टू म्यू 0 स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2, यानी कि एक जनसंख्या माध्य दूसरे जनसंख्या के माध्य के बराबर है या नहीं है। ये है शून्य परिकल्पना हमारी। ठीक है, अब इसके लिए हमारे तीन तरीके से हम वैकल्पिक परिकल्पनाएं बना सकते हैं। एक तो ये कि जो म्यू 1 है वो म्यू 2 के इक्वल नहीं है। दूसरा, म्यू 1 छोटा है म्यू 2 से, एक जनसंख्या माध्य दूसरे जनसंख्या माध्य से छोटा है। तीसरा कि जो म्यू 1 है वो म्यू 2 से बड़ा है। तो इस तरीके से तीन हमारी जनसंख्या मतलब तीन यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे? वैकल्पिक परिकल्पनाएं। अब इसके लिए हमारे पास में क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो जनसंख्या का मानक विचलन है वो हमें पता होना चाहिए। पहले वाला जो था उसमें भी यही कंडीशन थी, पॉपुलेशन वेरिएंसेस। अब दोनों के दोनों जो जनसंख्याएं हैं दोनों के मानक विचलन हमको पता होने चाहिए, तो हम ये वाला टेस्ट लगा सकते हैं। और दूसरा, जो नमूने हैं वो बड़े होने चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो जो जनसंख्या है उसका हम नमूना लेंगे दोनों का ही। सपोज ये 1 लाख की जनसंख्या है पुरुषों की, ठीक है, उनका हम एवरेज हाइट निकाल रहे हैं। और सपोज ये 1 लाख की जनसंख्या है किसकी? महिलाओं की, उनकी हम एवरेज हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का हम अलग अलग नमूना लेंगे। यहाँ पे हमने 1 लाख में से सपोज 1,000 पुरुषों की हाइट नाप ली और 1,000 महिलाओं की हाइट हमने नाप ली, तो हमारे पास में दोनों दो नमूने हो गए। यहाँ पे जो दोनों जनसंख्याएं हैं उन दोनों का हमें मानक विचलन, ये सिग्मा दोनों का पता होना चाहिए हमें। और दोनों के जो नमूने हैं, ठीक है, वो 30 से ज्यादा होने चाहिए, बड़े आकार के होने चाहिए। तो उस केस में हम ये वाला जो परीक्षण है जेट टेस्ट वो हम कर सकते। अब ये जेट टेस्ट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा। फॉर्मूला ये हो जाएगा जेड इक्वल टू x⁻1, यानी कि ये जो पहला वाला जो नमूना था, ठीक है, पहला वाला जो सैंपल था उसका एवरेज, उसका माध्य, और x⁻2 यानी कि जो दूसरा वाला जो नमूना था, नमूना नंबर 2, सैंपल 2, उसका माध्य। और यहाँ पे आपका आ गया सिग्मा बार, पहले वाली जो जनसंख्या है उसका जो मानक विचलन है सिग्मा 1 बार, और जो ये है दूसरा वाला जो नमूना है उसका जो मानक विचलन है सिग्मा 2 बार, डिवाइडेड बाई n1, यानी कि इसका जो नमूना जो हमने लिया है वो कितना लिया है, 100 लिया है या 200, उसका नंबर कितना है वो आ गया n1। और दूसरा जो नमूना है उसका जो नंबर है वो कितना हमने लिया है वो आ जाएगा n2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में हम फिर रख लेंगे और उसके बाद फिर से हम वही करेंगे, जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे और उससे फिर हम जो जेट टेबल वैल्यू है उसके साथ में तुलना करेंगे उसकी। ये वाला जो था इसमें अगर हमारा जो नमूना आकार बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो ही हम इसे लगा सकते हैं। अगर इन केस अगर नमूने हमारे छोटे हैं, यानी कि 30 से कम का हमने सैंपल लिया है और उसके साथ ही हमें जनसंख्या का मानक विचलन भी नहीं पता, अगर हमें दोनों का मानक विचलन पता है, सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 2 पता है, तो तब तो हम जेट टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उस केस में अगर हमारा जो नमूना आकार है अगर वो 30 से कम का भी हमने सैंपल लिया तो भी चलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता, दोनों का ही हमें मानक विचलन दोनों का ही नहीं पता है, हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2। और हमारा
उसके साथ ही हमारा जो नमूना आकार है वो भी छोटा है 30 से, तो उस केस में फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे, उसमें टी टेस्ट आ जाएगा जिसका फॉर्मूला अलग होगा। फिर हम जेड टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जेड टेस्ट हम तभी करेंगे या तो हमें दोनों का सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता हो, या फिर 30 से ज्यादा हो नमूना आकार, तभी हम जेड टेस्ट कर सकते हैं, वरना हम टी टेस्ट करेंगे फिर। तो टी टेस्ट के लिए फिर हम ये हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा इसमें, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई, हम उसका सम कर लेंगे, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ये वाला जो फॉर्मूला है फिर हम उसको लगाएंगे, फिर हम जेड टेस्ट नहीं करेंगे। तो जेड टेस्ट करने के लिए दोनों ये कंडीशंस होनी चाहिए कि हमें मानक विचलन पता होना चाहिए, या फिर हमारा जो नमूना आकार है वो 30 से ज्यादा होना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि 100 खेतों के नमूने में, ठीक है, तो हमारे पास में दो जनसंख्या है और दो नमूने हैं, पहला तो ये है और दूसरा ये है। तो पहले में क्या है, पहले में हमने नमूना या सैंपल कितना लिया, 100 खेतों का, ठीक है। तो हमारे पास N1 कितना आ गया, 100, और उसमें हम गेहूं की उपज देख रहे हैं, गेहूं की उपज कितनी हुई है उस वाले खेत में, 100 खेतों के नमूने में 200 पाउंड, यानी कि इसका माध्य, नमूना माध्य x1 बार कितना आ गया, 200 पाउंड, ठीक है। इसका मानक विचलन हमें दिया हुआ है 10 का हमारे पास में मानक विचलन भी पता है हमें। अब दूसरा जो नमूना है, दो खेतों का हम देख रहे हैं, ठीक है, दो खेतों में हम देख रहे हैं कि जो गेहूं की फसल होती है, दोनों में किस में ज्यादा गेहूं की फसल हो रही है, इस वाले में ज्यादा हो रही है, इस वाले में ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो पहले में हमने 100 खेत लिए थे, अब दूसरे वाला जो हमारा जो पूरा एक प्लॉट है, दूसरे में हम कितना ले रहे हैं, 150 खेतों का हम नमूना ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि N2 कितना हो गया यहाँ पे, 150। और इसमें औसत उपज कितनी आई, 220 पाउंड की। औसत उपज कितनी, x2 बार आ गया 220 पाउंड का, और मानक विचलन कितना है इसका, 12 पाउंड का, ठीक है। तो हमारे पास दो जनसंख्या का ये हमें डेटा दिया हुआ है। अब इसमें हमें पूछ रहे हैं कि ये पता करो कि इन इन दोनों का जो माध्य है, जनसंख्या माध्य, वो एक दूसरे से छोटा है, बड़ा है, या क्या है। देखो इसमें क्या पूछा है कि क्या दोनों नमूनों को एक ही आबादी से लिया गया माना जा सकता है जिसका मानक विचलन 11 पाउंड है। देखो अब इन्होंने इसमें क्या दिया है, एक ही पॉपुलेशन से, मतलब कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमने दो डेटा दिए हैं आपको, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी आबादी थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था ये, जिसमें कि बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे खेत थे। उनमें से हमने 100 खेतों का नमूना लिया और उसका हमारे पास में ये डेटा आया, और दूसरा हमने 150 का नमूना लिया और उसका हमारे पास में ये डेटा आया। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो दो नमूने लिए हैं हमने, क्या वो एक ही आबादी के हैं, क्या वो इसी क्षेत्र के हैं, ये पता करके बताओ हमें। और ठीक है, अब ये जो पूरा आबादी है, पूरा क्षेत्र है, इसका मानक विचलन दिया हुआ है, इसका पूरे का मानक विचलन यानी कि सिग्मा हमें दिया हुआ है कितना, 11 पाउंड का, 11 lbs। देखो, और ये सिग्मा 1 पहले वाले नमूने का मानक विचलन है, सिग्मा 2 दूसरे नमूने का मानक मानक विचलन है, और ये जो सिग्मा है 11, ये जो पूरी एरिया है, पूरी जनसंख्या है, उसका मानक विचलन है, ठीक है। तो अब हमें इसका पता करना है महत्व के 5% के स्तर पे हमें, यानी कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, हम इसमें कितना लेंगे, 5%। तो परीक्षण की शर्त है, अब हम इसमें कौन सा परीक्षण करेंगे, कौन सा जेड टेस्ट लगाएंगे, उसके लिए पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास में जनसंख्या का मानक विचलन हमें ज्ञात होना चाहिए, जो कि हमें ज्ञात है। इन्होंने यहाँ पे बताया ना कि जनसंख्या का जो मानक विचलन है वो 11 पाउंड का दिया हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि जो पॉपुलेशन है उसका मानक विचलन 11 पाउंड है, इसका मतलब कि जनसंख्या का मानक विचलन हमें पता है, या फिर नमूने जो है 30 से ऊपर होने चाहिए। तो जो नमूने लिए हैं हमने, पहला कितना है, 100 है, दूसरा कितना है, 150, यानी कि दोनों 30 से ऊपर है। तो यहाँ पे दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है हमारी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे जो हमारा जेड टेस्ट है दो नमूनों के लिए, वो वाला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उस टेस्ट को करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है z=x1 बार माइनस x2 बार अपॉन डिवाइडेड बाई, ये आ गया सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N2, और ये जो डेटा है वो यहाँ पे दिया हुआ है।
तो सबसे पहले अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमें पता करना है, तो हम पहले परिकल्पना निर्माण कर लेंगे। परिकल्पना क्या है हमारी की, जो ये है शून्य परिकल्पना एच नॉट, शून्य परिकल्पना होगी कि म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2। ये दोनों म्यू 1 म्यू 2 क्या है, ये दोनों जनसंख्या के माध्य हैं। और हमारा जो ऑल्टरनेटिव यानी कि जो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना होगी वो क्या होगी, H1 इक्वल टू म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2। जहाँ पे नॉट इक्वल टू आ गया तो यहाँ पे हमारे दो पूछीय परीक्षण करेंगे फिर हम यहाँ पे, और बाकी डेटा हमें दिया हुआ है। तो अब हम 5% का जो महत्व का स्तर है उस पर सबसे पहले तो क्रांतिक क्षेत्र हम बना लेते हैं। यहाँ पे 5% तो दोनों जगह बट जाएगा, वो 0.025 एंड 0.025। इस पे हम जेड की वैल्यू देख लेते हैं कितना है, तो वही है जेड की वैल्यू 0.025 पे कितनी आती है, 1.96। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे। क्रांतिक क्षेत्र -1.96 एक तरफ और 1.96 दाई तरफ। यानी कि अब इन दोनों के बीच में अगर आता है हमारा, जो हम जेड का फॉर्मूला लगा के जेड कैलकुलेटेड निकालेंगे, अगर इसके बीच में आएगा तो हमारा जो शून्य परिकल्पना है वो स्वीकार हो जाएगी। अगर इससे बड़ा और इससे छोटा आएगा तो फिर वो अस्वीकार आ जाएगा, अस्वीकृति रीजन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जेड की वैल्यू। तो हमें जो डेटा दिया गया था, ये पूरा डेटा दिया हुआ है हमें, और इसमें हमने रख लिया x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार कितना है, 200 है, और x2 बार कितना है, 220। तो 200 माइनस 220 आ गया, हमने अंडर रूट किया इसे। ये कितना है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हमें दिया हुआ था, सिग्मा स्क्वायर कितना था हमारा, 11। ये जनसंख्या का मानक विचलन होता है। देखो क्वेश्चन में आप देख लो, देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि आबादी का जो मानक विचलन है वो है 11 पाउंड, ये है सिग्मा। इसी की वैल्यू रखनी है हमें। तो यहाँ पे हमने रख दिया सिग्मा का स्क्वायर 11 स्क्वायर, और फिर 1/n1। पहले वाला जनसंख्या नमूने का कितना लिया था हमने, 100 लिया था, 1/100। दूसरे का हमारा जो नमूना आकार था वो था 150, 150 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा, तो हमारा आ जाता है -14। अब देखो -14 कहाँ पे आ रहा है, इसको स्वीकार होने के लिए -1.96 और +1.96 के बीच में आना चाहिए था, लेकिन ये -14 आ रहा है, यानी कि ये आ गया अस्वीकृति क्षेत्र में। यहाँ पे ये आ रहा है अस्वीकृति क्षेत्र, यानी रिजेक्शन वाले रीजन में ये आ रहा है। मतलब हमारी जो परिकल्पना थी वो अस्वीकार हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। क्या परिकल्पना थी हमारी, H0 इज σ1 माइनस σ2, यानी कि ये जो दोनों माध्य है, इसका और इसका जो जनसंख्या माध्य है वो बराबर है, ये हमारी परिकल्पना थी। तो ये हमारी हो जाती है गलत साबित। तो इसका मतलब कि जो हमने दो नमूने लिए थे, 100 खेतों का, 150 खेतों का, वो हमने एक ही जनसंख्या से नहीं लिया है, मतलब एक ही एरिया से हमने नहीं लिए थे वो नमूने, वो दोनों अलग अलग के होंगे, ऐसा हमें पता चलता है ये परीक्षण करने के बाद। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस पे आप ये लागू कर सकते हो, जहाँ पे आपको दो नमूने दिए हुए हैं और जो कि दो आबादी या दो पॉपुलेशन से हैं, उनका मानक विचलन हमें दिया हुआ है, और फिर हमें वहां पे पता करना है कि उन दोनों के बीच में क्या समानता है और क्या समानता नहीं है। तो ये वाला जो हम टेस्ट करेंगे इस पे, उससे हमें पता चलेगा। तो ये तो था दो जनसंख्या की समानता के परीक्षण के लिए दो नमूना जेट परीक्षण।